हेलो स्टूडेंट्स, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है 15 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस सीरीज के अंदर आज हम थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर देख चुके थे और दोनों लेक्चर के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन के अलावा हमने कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में बात की और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना। इसको हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने आइसोमेरिज्म को किया था और उससे पहले हम आईयूपीएससी हम देख चुके थे। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा था और स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा था। दोनों के अलग अलग टाइप्स के बारे में, दोनों की कंडीशंस के बारे में हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। तो आज इसी सीरीज में हम अपना अगला लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें हम अपना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है हमारा आज जीओसी यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 डेज सीरीज का थर्ड डे। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। यहां से हमारा एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन स्टार्ट होता है और उसको हम यहां पर बच्चों कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज के या बॉन्ड फिशन के बारे में। देखो बेटा, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। क्लीवेज का मतलब क्या है बच्चों? टूटना। क्या तोड़ रहे हैं हम यहाँ पे? भैया हम यहाँ पर किसी की हड्डियां नहीं तोड़ रहे, हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं बॉन्ड के बारे में। और बॉन्ड में भी हम सभी बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है बेटा, वो है हमारा कार्बन से कंसर्न। किससे कंसर्न है बच्चों? कार्बन एटम से हमारा यहाँ पर कंसर्न होता है। अब बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन हमारे कितने टाइप के हैं बच्चों? 2 टाइप के हैं। सबसे पहला जो बॉन्ड फिशन है हमारा, उसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलाइटिक फिशन, और दूसरा होता है हमारा हेट्रोलाइटिक फिशन। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, नाम में क्या लिखा हुआ है? नाम में लिखा हुआ है होमो। होमो का मतलब होता है सेम, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो आपका सेम टाइप से टूट रहा है, या ये बोल दीजिएगा बॉन्ड बिल्कुल आपका बराबर टूट रहा है, इक्वल तरह से आपका बॉन्ड टूटता है। और ऐसा केवल कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशन में देखने मिलता है। पहली कंडीशन के अगर रिएक्शन आपके बहुत हाई टेंपरेचर पर हो तब आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। दूसरी कंडीशन है सनलाइट हो या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सनलाइट अगर एरो के ऊपर रिएक्शन के अंदर मेंशन ना किया गया हो तो सनलाइट की जगह पर लिखा होता है HNu। क्या लिखा होता है जी? HNu लिखा होता है। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड फैक्टर हमारा यहां पर निकल के आता है वो होता है इलेक्ट्रोसिटी। इन तीनों कंडीशन में एरो के ऊपर रिएक्शन में अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मेंशन की हुई है तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ जाना है कि वहां पर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हुआ है जी? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज वहां पर देखने मिलता है। अरे भाई ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का नतीजा क्या निकलता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के मैं थोड़ा सा स्कोर विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे बच्चों। आप ऐसे मान करके चलिएगा कि एक रस्सी बीच में से पकड़ी हुई है, 2 लोगों ने रस्सी का एक छोर एक इंसान ने पकड़ा है, दूसरा छोर आपके एक दोस्त ने पकड़ा है। ठीक है। दोनों अगर बराबर क्वांटिटी में फोर्स लगाते हैं, बराबर मात्रा में आप अगर ताकत लगा रहे हैं तो रस्सी बिल्कुल बीचों बीच से टूट जाएगी। आधी रस्सी आपके पास में रह जाएगी और आधी रह जाएगी आपके परम मित्र के पास में रह जाएगी। ठीक है। तो यहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बिल्कुल उसी तरह से है। बॉन्ड बिल्कुल 2 बराबर भाग में टूट जाता है और आधा बॉन्ड, भाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप के पास में चला जाएगा जो कि हमारा कहां जुड़ा होता है? कार्बन एटम के साथ में जुड़ा होता है। तो ये क्या था बच्चों हमारा? ये था हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब इस होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के परिणाम स्वरूप हमको क्या देखने मिलता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से जो हमें स्पीसीज यहां पर मिलती है उसका नाम है बच्चों फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है जिसको मेंशन हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर क्या दिखा रखा हमने? एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा। भाई 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड के अंदर हमारे क्या दिखाई पड़ रहे हैं? आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल बॉन्ड कहां से टूटा? बीचों बीच में से टूटा। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास रह गया? इस Z का मतलब कोई भी ग्रुप यहां पर जिसने कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये जो कार्बन ने 3 बॉन्ड तो अपने पहले से पूरे कर रखे, ध्यान से देखिएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चूंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा? हमेशा ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, चौथा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रहा है तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 हो गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए कार्बन के पास में, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं इसके पास में, ये कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यहां पर कंसीडर करी जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, और जियोमेट्री कैसे निकल के आती है बच्चों, यहां पर प्लेनर जियोमेट्री यहां पर निकल के आती है। अरे ठीक है, जरा हाना कुछ तो बोल दो बच्चों, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। तो ये किसके बारे में जानकारी थी, ये थी हमारी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में जानकारी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोलाइटिक। हेट्रो का मतलब अलग अलग तरह से बॉन्ड टूटा, यानी कि एक बॉन्ड के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे जिसके पास होगी ताकत ज्यादा। समझ में आ रही भैया बात, दोनों बॉन्ड किसके पास जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास जाएंगे जिसके पास में ताकत होगी ज्यादा। और यूजुअली हेट्रोलाइटिक आपका जो बॉन्ड क्लीवेज है वो आपको कहां देखने मिलता है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर देखने मिलता है। पोलर का मतलब जिसमें आप इजीली, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकल करके आता है, वहां पर यूजुअली आपको हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज देखने मिलता है। ठीक है, और ये होता है अगर वहां पर कोई इस तरह की कंडीशन है तो वहां पर आपको कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी देखने मिलेगी, जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3। उसके अलावा यहां पर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होना होता है तो वहां पर कुछ कैटलिस्ट की भी मौजूदगी हमको देखने मिलती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहां पर है कि कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ में, Z ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि अगर मुझे पोलर दिखाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दोनों का वो 0 नहीं होगा। समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना होने का मतलब क्या है कि दोनों की ताकत बराबर नहीं है, एक की ताकत ज्यादा है, एक की ताकत कम है। ठीक है, पहला कंडीशन हमने क्या मान लिया कि अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम से ज्यादा है, यानी कि कार्बन और Z के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। मैं इसको थोड़ा सा आपको यहीं पर दर्शाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा कार्बन है, ये हमारा Z एटम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है जी, इन दोनों के बीच में शेयर हो रखे भैया, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे। अब पहली कंडीशन ये है कि कार्बन की ताकत ज्यादा है, ताकत ज्यादा तो ये रसगुल्ले अपनी ओर खींच लेगा। तो ये जो Z से है ये इलेक्ट्रॉन कहां को शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे भैया ये तो बता दो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है। सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कार्बन की ओर खींची चली आ रही तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अभी पूरी तरह से बॉन्ड नहीं टूटा, तो अर्ली स्टेजेस में यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, Z से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इवेंचुअली धीरे धीरे जब ये कंटिन्यू होता रहेगा तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर खींच लेगा, कार्बन अपनी ओर खींच लेगा, और नतीजा इस तरह से बनता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और Z जिससे इलेक्ट्रॉन छीन चुका है उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी एक स्पीसीज यहां पर जनरेट हुई जिसमें कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का एक स्पेशल नाम हमने दे दिया और वो है कार्ब एनायन। कार्बन का कार्ब मतलब कार्बन है और एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन बोलेंगे। ध्यान से देखना है आपको कि ध्यान से देखने पर 3 बॉन्ड इसके ऑलरेडी पहले से ही थे जिसको मैंने यहां पर शो नहीं किए। 6 इलेक्ट्रॉन पहले और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आ रही बात, 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज, ये 4 ये नेगेटिव जो आपका बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाएगा। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड यहां पर है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। अरे सर हम जानते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है 109.5 डिग्री से लगभग 107। पूरा 107 नहीं होता, 100.7 के आसपास वो बॉन्ड एंगल लेता है। ये डाटा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इसकी ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। किसकी भैया, कार्ब एनायन की हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो केस नंबर 1 बेटा मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, चलिए अब सिमिलर कंडीशन में हम क्या स्टडी करने की कोशिश करते हैं बच्चा, सिमिलर कंडीशन में हम यहां पर केस नंबर 2 को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमने कहा कि कार्बन और यहां पर जो Z ये हमारा ग्रुप गिवन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, अगेन ये क्या है, हमारा कार्बन है, ये क्या है, हमारा Z है। इस बार जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर कौन खींचेगा, Z खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन Z की तरफ शिफ्ट होगा तो Z के ऊपर भैया पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जा रहा है तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप
डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अरे जब कोई निगेटिव आदमी हमारी जिंदगी से दूर जाता है तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पर कहानी क्या घटना होती है? यहां पर कहानी ये होती है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन छिन करके Z की ओर शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन छिन करके Z की ओर शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, Z जो कि हमारा दूसरा ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इवेंचुअली अगर ये कंटिन्यू रहा, खींचतान ज्यादा रही, तो ये अल्टीमेटली बॉन्ड टूट जाएगा और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा? Z की ओर शिफ्ट हो जाएगा। नतीजा क्या निकलता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Z के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हो रहा है तो इस आयन को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अरे भैया कुछ लोग इसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, कुछ इसे कार्बकैटायन के नाम से जानते हैं, तो इस लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब घर की बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन आपको दिखाई पड़ रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं जो मैंने यहां पर विजुअलाइज नहीं करे, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भैया? sp2 सॉरी ज्योमेट्री क्या हो गई? प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अरे क्या कार्बन फ्री रेडिकल की तरह कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? जवाब आया नो सर, यहां पर किसी भी तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा? ये होगा डायामैग्नेटिक। अरे बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना तो कर दो, सब सुनाई देता है मुझे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर समझ में आ गई तो बोलो जय मोगेम्बो। समझ में आ रही बात? ये मेरा तकिया कलाम है, अगर आपके समझ में आ गई तो आपको क्या बोलना है? जय मोगेम्बो। ठीक है, और अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देखो, यहीं से वापस से स्लो करके देखो, 0.25 पे देखो, 0.5 पे देखो, या 1.5x करके देखो, चॉइस इज योर। लेकिन जैसे ही आपके समझ में आ जाएगा यहां तक के, तो आपको क्या बोलना है? जय मोगेम्बो। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ हम चलते हैं। हमने कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात कर ली, कार्बोकैटायन के बारे में बात कर ली, कार्ब एनायन के बारे में बात कर ली। एक चीज हमने यहां पर समझी कि सर जो हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है और कार्बोकैटायन है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इलेक्ट्रॉन की इनके पास क्या है? कमी है। भैया मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब मेरे पास में पैसों की कमी है, और मेरे 5-4 दोस्त ऐसे आ जाएं जिनके पास में बहुत पैसा है और वाकई के दोस्त हैं, वे सच के दोस्त हैं, तो क्या मुझे कोई टेंशन होगी? जवाब है नहीं। तो मेरे दोस्तों का पैसा मतलब मेरा पैसा। समझ में आ रही बात? मेरे दोस्तों का पैसा मतलब मेरा पैसा। तो ऐसे ही यहां पर है कि कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के केस में अगर यहां पर ऐसे ग्रुप आकर के जुड़ गए जिनकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, तो उनकी स्टेबिलिटी अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैसा फ्री रेडिकल पढ़ेंगे? ट्राइफिनाइल कार्बन वाला हम यहां पर क्या देखेंगे? फ्री रेडिकल देखेंगे। यानी ऐसा फ्री रेडिकल जिसके साथ में 3-3 बेंजीनिंग, भाई वैलेंस 3 बॉन्ड पूरे करने ना, 3 सिग्मा बॉन्ड, तीनों सिग्मा बॉन्ड से क्या जुड़े? 3 बेंजीनिंग। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, क्योंकि बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिश है ऑलरेडी। समझ में आ रही बात? 2 बेंजीनिंग है, उससे कम पे क्या? 1 बेंजीनिंग है। इसके बाद में क्या है हमारा? एलाइलिक कार्बोकैटायन है। एलाइलिक का मतलब कि जिस कार्बन के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका पड़ोसी वो खुद, उसका पड़ोस में क्या है? आपको डबली बॉन्डेड इस तरह का ये स्ट्रक्चर, ये ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा, ये आपका एलाइलिक ग्रुप होता है यूजुअली। ठीक है, उसके बाद में 3 डिग्री का हाइड्रोकार्बन, देन 2 डिग्री, देन उसके बाद में क्या आता है? 1 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपका क्या होगा? कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन का होगा। बस यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल शो होगा, यहां पर क्या होगा? कार्बोकैटायन, क्योंकि दोनों के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दोनों की ज्योमेट्री प्लेनर है। समझ में आ रही बात? दोनों का बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री आपका यूजुअली निकल कर, मतलब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल निकल के आएगा, तो लगभग सारी की सारी कंडीशन आपको देखिएगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल का है, वही स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है भैया? कार्बोकैटायन का है। एक बिल्कुल फंडा है भैया, एक बिल्कुल काम की बात है, और वो काम की बात मैंने कहां बंद कर रखी? डब्बे में बंद कर रखी। अगर कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो हमें उसके साथ में ऐसे लोगों को खड़ा करना होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। तो काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल इंक्रीजेस। ये साइन किसका है बच्चों? इंक्रीजेस का साइन है। इंक्रीजेस इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैंने क्या लिखा है? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगी बच्चा? इंक्रीज हो जाएगी। अरे बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ गई क्या?
वेरी गुड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भैया कार्ब एनायन के बारे में। कार्ब एनायन का भी लगभग मैटर सेम है, समझ में आ रही बात। चूंकि इलेक्ट्रॉन डिश नहीं है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, सॉरी, इसका ऑक्टेट बिल्कुल क्या है बच्चों, कंप्लीट है। तो यहां पर शुरुआत का कंडीशन सब यहां की सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, यहां तक भी सेम है। लास्ट में आकर डिफरेंस कहां चला जाएगा, यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन उसके बाद में टर्शरी आपका हाइड्रोकार्बन। जबकि कार्बन फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन में टर्शरी पहले था, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है, और कार्ब एनायन के केस में प्राइमरी, इन तीनों के केस की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी वाला आपका सबसे कम स्टेबल होता है। अब ये सारा कंक्लूजन लेने के बाद में हमने एक और चीज समझनी है कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी होगी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा कार्ब एनायन की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो उसी के बिहाफ पर आप यहां पर देख सकते हैं। समझ में आ रही भैया बात। उसी सीरीज में हमने यहां पर क्या लगाया है, इनको लगाने का काम किया है, ठीक है बच्चों। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि फिनाइल की नेचर कैसे। भाई फिनाइल के अंदर एक तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन सपोर्टर होती है, और दूसरी बात है रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये भी आपको क्या रखना है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बड़ा छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा पार्टी, वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अरे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से आता है, फाइल का मतलब प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क। आई बात समझ में। तो जो हमारा इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से है, और फाइल का मतलब क्या है, मोहब्बत है। यानी किसको किससे मोहब्बत है, किसी को तो है, किससे मोहब्बत है सर, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है भैया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। दिमाग लगाना है आपको, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर नेगेटिव को किसी से, नेगेटिव से किसी को मोहब्बत है तो वो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉन से अगर किसी को मोहब्बत है तो मतलब वो स्पीसीज कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। भैया जिसको जितना ज्यादा पैसे से प्यार है, अंदाजा लगा लो, मतलब उसके पास में उतना ही ज्यादा कम पैसा है। हालांकि आज के कलयुग की तो बेटा यही सच्चाई है, ठीक है, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि पांचों उंगली एकसार होती है, कभी कभी हो भी जाती है एक्सेप्शंस की वजह से। तो आपको सभी पॉसिबिलिटी लेकर के चलिए। तो इलेक्ट्रोफाइल किससे मोहब्बत हुई भैया, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हुई, ठीक है। कि जब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हुई तो मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जो कि हमारे दो टाइप की है। सबसे पहला तो पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज तुम्हें लगा दिख गया, सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक्सेप्ट H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव। अमोनियम और ये आपके हाइड्रोनियम, इन दोनों को छोड़ करके सभी के सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आपकी क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल होंगी। समझ में आ रही बात बेटा आपके, क्लियर है। उसके अलावा यहां पर कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे पास में कुछ न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, तो ये कैसे हैं, ये भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। लुइस एसिड, लुइस एसिड का मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जैसे कि BF3 हो गया, BeCl2 हो गया। सेंट्रल एटम के यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 हो गया। ये सब के सब आपके क्या हैं, ये सब के सब आपके लुइस एसिड है। या फिर ऐसी स्पीसीज जिसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जैसे ZnCl2, FeCl3, SnCl4, SF6, SiCl4 एक्सेट्रा। इन सभी के पास में क्या है, खाली d पड़ा हुआ ऑर्बिटल है। और खाली जब d पड़ा हुआ ऑर्बिटल है ना, तो भैया भले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, मोहब्बत किसी न किसी से हो ही जाती है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि खाली पड़ा हुआ है भैया। अगर आपका दिल का कमरा खाली है तो कोई ना कोई बेटा उसमें पैर पसार ही लेगा, और अगर आपके दिल पर किसी का कब्जा है तो मजाल है वहां कोई आ जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल भी तो तभी होगा ना जब वहां पर खाली जगह होगी। वैकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह से क्या करेगा बच्चा पार्टी, वो बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करने का काम करेगा। बोलो भाई, समझ में आई? अगर यहां पर समझ में आ गई है तो बोलेंगे मनी मन में एक बार जय मोगेम्बो। लेक्चर देखते देखते ही क्या बोलना है बच्चों, जय मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी एक मोहब्बत की दास्तान। अब दूसरी मोहब्बत की दास्तान की तरफ चलते हैं। अरे दूसरी मोहब्बत की दास्तान किसके
किसके बारे में है भैया? न्यूक्लियोफाइल के बारे में है। अरे किसके बारे में है चाचा जी? न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अरे सर इसका मतलब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत थी और यहां पर किससे मोहब्बत है? यहां पर है न्यूक्लियन से मोहब्बत है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है सर? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो भैया साधु बाबा है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी से इज्जत का मोह, ना ही किसी से बेइज्जती का डर। तो वे बिल्कुल क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जिनके ऊपर जो सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं उनकी कहानी होती है बच्चों, क्या कहानी होती है? न्यूक्लियस से प्यार करने की। तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या है? फाइल मतलब प्यार है, न्यूक्लियस से भैया प्यार है। इसको किससे मोहब्बत है? पॉजिटिव से मोहब्बत है। सोचो अगर किसी को पॉजिटिव से मोहब्बत है तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा ना भाई। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर किसी को लड़की से मोहब्बत है तो खुद लड़का होगा ना, वो कॉमन सेंस की बात है। हालांकि आजकल कहानी थोड़ी सी अजीब अजीब चल रही, लेकिन अगर किसी को लड़के से मोहब्बत है तो ऑब्वियस सी बात है वो लड़की करेगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन तो बेटा कहानी यही होगी, लेकिन अगर आपने यहां पर इधर उधर कुछ गड़बड़ कर दी तो भैया डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। खैर कोई बात नहीं, हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो किससे मोहब्बत है? न्यूक्लियस से मोहब्बत है। और अगर न्यूक्लियस से मोहब्बत है तो मतलब पॉजिटिव से मोहब्बत है, तो खुद कैसा चार्ज होगा? उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज होगा। जितनी भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो सब का सब आपके कैसे एक्ट करेंगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करती हैं, और इनको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारी न्यूट्रल स्पीसीज भी हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। जैसे बेंजीन है, 3 पाई बॉन्ड है भैया उसके पास में, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। एल्कीन है, 1 पाई बॉन्ड है। एल्काइन है, 2 पाई बॉन्ड है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे एक्ट करेगा भैया? वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। उसके अलावा लुईस बेस ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जिनके पास में लोन पेयर हैं और डोनेट कर सकते हैं। अमोनिया, NH3, फॉस्फीन, PH3, ये हमारे किसके एग्जांपल है? ईथर हो गया। ईथर के ऊपर आप देख सकते हैं 2-2 लोन पेयर हैं। अल्कोहल के ऊपर भी 2-2 लोन पेयर हैं। उसके अलावा एमाइंस कोई सा भी हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होती है वो सब का सब क्या है आपके? वो सब का सब आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक टर्म आप पढ़ते हैं लिगेंड्स के बारे में। बेटा जो आपका लिगेंड्स होता है वो भी क्या होता है बच्चों? वो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो कहानी यहां पर समझ में आई कि नहीं आई? एक छोटा सा डब्बा, काम की बात। ये क्या है भैया? ये बहुत खास बात है, ये हमारे काम की बात है डब्बा। इस डब्बे को ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, तो बेटा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि मोहब्बत क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ध्यान से देखना, जब किसी को किससे मोहब्बत है? पॉजिटिव से मोहब्बत होगी ना, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर वो मोहब्बत क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। मतलब I- के ऊपर क्या है? सबसे ज्यादा मोहब्बत है, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव। ठीक है, दाएं से बाएं जाने पर डिक्रीज होती है। ये गड़बड़ हो गई भैया। इट इज लाइक मोए मोए। समझ में आ रही बात? ये हमारे लिए कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों? ये हमारे लिए हो गई एक मोए मोए वाली कंडीशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ओवर। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया। मोए मोए की कंडीशन है वो क्या है? वो है डिक्रीज, इंक्रीज नहीं है बच्चों। यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर लगा हुआ है डिक्रीज। तो ये क्या करती है बच्चों? डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट से। ठीक है, उसके अलावा और कब घटती है? जैसे ही आपके किसी मतलब किसी कहीं पर बल की ग्रुप अगर अटैच कर दिया जाता है तो उससे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस से मोहब्बत वो क्या होने लगती है? वो भी कम होने लगती है। एग्जांपल देखिएगा, OH नेगेटिव है, थोड़ा सा और बल की ग्रुप लोगे, CH3O नेगेटिव, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे कम हो गई। थोड़ा सा और बल की ग्रुप लोगे, R2O नेगेटिव, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? इससे कम हमारी निकल के आ जाती है। अरे भाई ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये था हमारा किसके बारे में? ये था हमारा इसके बारे में। लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों आज की क्लास का, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन सिग्मा भी हो सकते हैं, पाई बॉन्डेड भी हो सकते हैं। टोटल होते हैं भैया 4। टोटल कितने होंगे जी? 4 होंगे। 4 कौन कौन से? सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मर के रन, RON, रॉन के मर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है हमारा हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है भैया? जहां पर आपके सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन
का पेयर होगा अगर उसकी शिफ्टिंग है। समझ में आ रही बात? जो मैंने अभी आपको बताया था कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंट पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पोल डेवलप हो जाते हैं, और ये हेड एरो से आपको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। केवल 4 कार्बन तक क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद में 2 टाइप्स का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। अगर सिस्टम पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर क्या है भैया, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, कार्बन के साथ में कोई ऐसा ग्रुप लग गया कि जिसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कार्बन से अटैच है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो पोलैरिटी इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। तो माइनस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 8 का मतलब क्या है बच्चों, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी सीरीज है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, आप टेंशन में मत आना, 2-4 बार निगाह मार लियो, हो जाएगा ठीक। NO2 सबसे ज्यादा है आपका, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। उसके बाद में साइनाइड, SO3H, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एल्कोहल, देन ईथर, उसके बाद में NH2, फिर फिनाइल हो गया, उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, 5-4 बार निगाहों में को निकालना बेटा, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में। सर इसका बिल्कुल उलट है जी, किसका बिल्कुल उलट है, माइनस आई का। माइनस आई था कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी कम हो गई, प्लस आई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डेंसिटी, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास में ऐसे ग्रुप आकर के जुड़ गए जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिससे सिस्टम के ऊपर, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और बेसिक नेचर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी भी पढ़ करके आए हम कि टर्शरी जो आपका कार्बोकैटायन रहता है उसका सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम किसका आता है बच्चों, प्राइमरी के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। आपको बता दूं, बच्चे घबरा जाते हैं कि सर जीओसी से हमारा ये वो फलाना ठिकाना, अरे कोई बात, जीओसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये थोड़ा सा पार्ट है, ऐसा लगता है ये है, बाकी सब चीजें दोबारा रिपीट होंगी, तो अच्छे से 1-2 बार इस वीडियो को देख लो, 3 बार देख लो, इससे ज्यादा डिटेल में जरूरत आपको है भी नहीं। समझ में आ रही बात, काम हो जाएगा आपका इससे नीट के अंदर, डोंट वरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर जो पाई बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है उसकी शिफ्टिंग हमको देखने मिलती है, जिससे टेम्पररी पोलैरिटी इंड्यूस होगी। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये कहानी हमको देखने मिलती है। जितनी भी एडिशन रिएक्शन है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या शो करती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो करती है। 2 टाइप की है, एक है हमारा प्लस ई, एक है हमारा माइनस ई। इसका फिनोमेना, ये चीज हम आगे भी समझेंगे जब मैं आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और माइनस ई कौन शो करेगा, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड देखने मिलता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा और देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, देखिएगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसकी रिएक्शन में किससे करा दे रहा हूं, HCl। ये क्या शो करेगा आपके, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वाला माइनस ई इफेक्ट शो करेगा, कार्बन वाला प्लस ई इफेक्ट को शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो एक पाई बॉन्ड ये रहा, ये सिग्मा मान लो, ये पाई मान लो, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया किस कार्बन पे, इस कार्बन के, तो नतीजा क्या हो गया, ये हो गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ गया। ध्यान से देखना, अब इसके ऊपर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो मैंने क्या बोला, प्लस ई में क्या होगा, प्लस ई में आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H। अब ये किस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक भी इसी साइड में हुआ और अटैक भी इसी कार्बन पे हुआ। तो चूंकि इलेक्ट्रोमेरिक भी इसी साइड पे हुआ और अटैक भी इसी कार्बन पे हुआ, सेम डायरेक्शन होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस ई बोलेंगे। जबकि कार्बोनिल के अंदर हम क्या बोलेंगे बच्चों, माइनस ई के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या था हमारा,
ये था हमारा बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। थर्ड पढ़ते हैं हम सेकंड लास्ट के बारे में, वो है बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट, जो कि परमानेंट पोलैरिटी होता है। यहां पर भी पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका डिलोकलाइजेशन होता है बिना अटैकिंग रिएजेंट के, ठीक है। और ये भी कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है जी, 2 टाइप का अटैकिंग रिएजेंट यहां पर होता है, एक +M या +R इफेक्ट, एक होता है -M या -R इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कंपाउंड बेंजीन रिंग देखिए ना आपने, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें यूजुअली सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग पर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो आपका क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव बोलेंगे। जैसे बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ गया, OH जुड़ गया, या आपके NH2 जुड़ गया। -M -R का मतलब है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां कम होगी, ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कम होगी। तो रिलेटिवली जब ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तो मेटा पर अपने आप बढ़ जाएगी। एक वो आपने डायलॉग सुना होगा ना कि इस लाइन को बिना मिटाए बिना काटे इसको छोटा कीजिए, सर इसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी, कुछ ग्रुप ऐसा है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो कहां से खींचे, ऑर्थो और पैरा से खींचे। ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हुए, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो मेटा पर क्या हो गई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जब मेटा पर वो आपके डेंसिटी बढ़ गई तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिव बोलते हैं। यानी यहां पर कौन अटैक कर सकता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये +M +R इफेक्ट जो है आपका वो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक के लिए सुटेबल होता है। और लास्ट आपका आता है हाइपर कंजुगेशन के बारे में। भैया हाइपर कंजुगेशन किसके बारे में बात करता है, जो हमारा कार्बोकैटायन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है, और जो एल्कीन्स होता है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं सीधा, क्योंकि कार्बोकैटायन का भी कार्बन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन फ्री रेडिकल का भी और एल्कीन्स का भी, लेकिन सभी शो नहीं करते। इनमें भी sp2 कार्बन होने के साथ साथ जिस कार्बन से sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कब कंसीडर करी जाएगी, जिसके पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं, इस चीज को प्रूव करने के बाद में लास्ट में अपनी बात में यहां पर खत्म करके अपनी आगे क्लास की तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा। देखो बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा, मेरे पास में सबसे पहले हमारे पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री, देन हमारा 1 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोकैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ ये CH3 जुड़ा हुआ, एक तरफ ये CH3 जुड़ा हुआ, एक तरफ क्या है, ये CH3 जुड़ा हुआ। 2 डिग्री का मतलब क्या है, ये कार्बोकैटायन है, इधर एक तरफ क्या है भैया आपका, एक तरफ ये CH3 है, एक तरफ ये CH3 है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि कार्बोकैटायन के साथ में क्या है, केवल एक ही हमारा मतलब कार्बन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब इससे जो भी कार्बन अटैच होगा वो अल्फा, तो एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा, तीसरा अल्फा, एक अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं 2 डिग्री के बारे में। 2 डिग्री में कितनी है, ये आपका कार्बोकैटायन मतलब ये रहा, कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp2, ये भी कौन सा अल्फा, ये भी कौन सा अल्फा, तो ये कितने, 3 और 3 कितना हो गए, 6, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और यहां पर केवल कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमको ये स्टेबिलिटी इसी तरह से देखने मिलती है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको हमने यहां पर क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब बहुत मुश्किल से मुश्किल 2 क्लास हम और लेंगे। एक क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, और एक क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा सीधा सा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। इसके बारे में हम करके हमारा GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन हम GOC को लेंगे, 3 दिन हमारे हाइड्रोकार्बन को लेंगे, बाकी के अगले दिन आगे के चैप्टर जितने भी बचे हुए हैं उन सब के हमारे लिए एक एक दिन काफी होगा, क्योंकि ज्यादातर हम ऑर्गेनिक यहीं पर समझ चुके होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहीं पर समझ चुके होंगे। चलिए, और इसी के साथ में आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।